मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम यहाँ पे नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो यूनिट है हमारे पास, उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो इससे पहले हमने यहाँ पे एक काइनेटिक्स यूनिट कंप्लीट किया, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट्स और इनऑर्गेनिक में से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है यहाँ पे हमने डिस्कस किए ये तीन, और ये चौथा यूनिट जो मैंने आज शुरू किया है वो हमारे पास है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहला फिनोमेना जो हमारे पास है वो है हमारे पास एड्जॉर्प्शन। तो हम एड्जॉर्प्शन देखेंगे, एड्जॉर्प्शन होता क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर आप लिखना चाहोगे तो आप साथ साथ में लिख सकते हो। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, एवरी लिक्विड और सॉलिड सरफेस, every liquid or solid surface has tendency to attract molecules from outside and retain them on the surface is called adsorption। तो डेफिनेशन इसकी थी एड्जॉर्प्शन की, एवरी लिक्विड और सॉलिड सरफेस, हमारे पास कोई भी सरफेस चाहे वो लिक्विड हो और सॉलिड हो, उसमें टेंडेंसी होती है, हैज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट molecules from outside and retain them on the surface is called adsorption। तो ये डेफिनेशन थी किसकी, एड्जॉर्प्शन की। अगर सिंपल मीनिंग में एड्जॉर्प्शन को मैं डिफाइन करूं तो हम इसको लिखेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज on the surface। मीन्स एक्यूमुलेट हो जाना किसका, मॉलिक्यूलर स्पीशीज ऑन द सरफेस। फॉर द एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कोई सरफेस लेता हूँ, ये मेरे पास एक सरफेस, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं। जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे इसके सरफेस के ऊपर, तो इसको हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज या एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे हैज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड। जो आउटसाइड मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, जो एयर में फ्री मूव कर रहे थे, ये इस सरफेस के ऊपर चिपक जाएंगे, खाली किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर चिपक जाएंगे और एक्यूमुलेट हो जाएंगे इसके ऊपर। तो इस प्रोसेस को हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। मीन्स कि अगर ये कोई भी सरफेस मेरे पास है, कोई भी सरफेस, यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स है सरफेस के अंदर है, तो यहाँ पे इसकी इक्वल फोर्स होगी, इक्वल डायरेक्शन इस मॉलिक्यूल्स। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होगा तो इसमें खाली इनवर्ड फोर्स होगी, इस मॉलिक्यूल्स में क्या होगी, खाली इनवर्ड फोर्स होगी, इनवर्ड फोर्स होगी। ये करेगा क्या, जब यहाँ से मॉलिक्यूल आएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करके यहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा, एक्यूमुलेशन होगी इस मॉलिक्यूल्स की, किसके, इस सरफेस के ऊपर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन। मीन्स कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का सरफेस के ऊपर चिपक जाना, तो उसको हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, प्रैक्टिकल एग्जांपल एड्जॉर्प्शन की अगर हम देखेंगे
वो हमारे पास पहली है एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करेगा, जब हम सिलिका जेल को क्या करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं सिलिका जेल को मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए। हम क्या करते हैं लेबॉर्ट्री में मोस्टली इसको यूज़ करते हैं सिलिका जेल को। जब हम इसको रखते हैं जहाँ पे भी मॉइस्चर होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी सरफेस के ऊपर उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो वहाँ पे मॉइस्चर क्या होता था, कम होता है। तो ये एग्जांपल किसकी थी, एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय सिलिका जेल। तो सिलिका जेल क्या करता है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन करता है किसकी, मॉइस्चर की, किसके ऊपर, अपनी सरफेस के ऊपर। तो ये एग्जांपल थी किसकी, एब्जॉर्प्शन की। तो दूसरी हमारे पास थी डिकलराइजेशन ऑफ शुगर बाय चारकोल सरफेस, डिकलराइजेशन ऑफ शुगर ऑन द चारकोल सरफेस। मीन्स कि हमारे पास जो शुगर सॉल्यूशन होता है, जब शुगर सॉल्यूशन हमारे पास होता है, इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उसको प्यूरीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम, चारकोल की सरफेस के ऊपर उसको पास करते हैं। चारकोल क्या करता है, वहाँ पे वो इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर देता है और ये जो शुगर जो है इसका क्रिस्टल बनना शुरू हो जाता है, ये वाइट कलर में हो जाता है। बार बार हम इसको चारकोल के ऊपर, जब इसको चारकोल की सरफेस के ऊपर डालते जाएंगे तो वहाँ पे हमें क्लियर क्रिस्टल जो है वो शुगर के मिलेंगे, जो किस फॉर्म में होंगे, वाइट फॉर्म में। तो ये क्या करता था, वहाँ पे वो उसकी जो चारकोल की जो इम्प्योरिटी है उसको एब्जॉर्प्शन करता है, अपने ऊपर चिपका देता है। तो वो क्या होगी, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाती है किसकी, इम्प्योरिटीज़ की। तो हमें क्या मिलता है, प्योर शुगर मिलता है, जो क्रिस्टल फॉर्म में होगा, जिसका कलर वाइट होगा। तो ये दूसरी एग्जाम्पल थी डिकलराइजेशन ऑफ शुगर ऑन द चारकोल सरफेस। तो तीसरे एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ डेंजरस गैसेस बाय गैस मास्क। एब्जॉर्प्शन ऑफ डेंजरस गैसेस बाय गैस मास्क। मीन्स कि जो भी लोग माइंस में काम करते हैं वो क्या करते हैं, गैस मास्क का यूज़ करते हैं। तो गैस मास्क का क्या काम होता है, वहाँ पे जो भी गैसेस होंगी, जो खतरनाक गैसेस, डेंजरस गैसेस होंगी, ये गैस मास्क क्या करता है, उनको एब्जॉर्प्शन कर देता है। उनको एक लेयर बनी होती है गैस मास्क के ऊपर, वो वहाँ पे एब्जॉर्ब करती है, तो बाकी गैसेस वहाँ पे ऐसे चलती रहती है। तो जो पॉइजनस गैसेस होगी है, मतलब जिनसे वहाँ सफोकेशन होगी, जैसे CO है, SO2 है गैसेस, ये इनको क्या करता है, गैस मास्क एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन शो करता है। मीन्स उस सरफेस की जो लेयर बनी होती है गैस मास्क पे, उसके ऊपर वो चिपक जाती है, तो एब्जॉर्प्शन हो जाती है डेंजरस गैसेस बाय गैस मास्क। ये भी एग्जांपल थी हमारे पास किसकी, एब्जॉर्प्शन की। तो अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंसेस हमारे पास क्या है। ये हमारे पास एक साइड हम लिखते हैं एब्जॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। पहले हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि अगर कोई सरफेस है तो इस तरह मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस के ऊपर चिपके हैं, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। मॉलिक्यूल्स का सरफेस के ऊपर चिपकना, दैट इज एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन अगर देखेंगे हम, अगर हमारे पास ये सरफेस है तो मॉलिक्यूल जो सरफेस के अंदर भी है और इसके ऊपर भी, सरफेस के ऊपर भी चिपके हैं, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे से हमें क्या पता लग रहा है, एब्जॉर्प्शन, तो इसको हम यहाँ पे इससे लिख सकते हैं, इट इज ए सरफेस फिनोमेना। है ये सरफेस फिनोमेना, क्योंकि सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल चिपक रहे हैं, तो इसको हम सरफेस फिनोमेना कह सकते हैं। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के केस में क्या है, इसको हम लिख सकते हैं बल्क फिनोमेना। मीन्स कि मॉलिक्यूल जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, किसमें, बल्क में, किसके केस में, एब्जॉर्प्शन के केस में। तो एब्जॉर्प्शन अगर हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, तो एब्जॉर्प्शन जो है ये टाइम के साथ साथ कम होती जाएगी। मीन्स हम लिख सकते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद टाइम।
तो लिखेंगे हम द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद टाइम। मीन्स कि जितना जितना टाइम आगे निकलता जाएगा उतनी उतनी एड्जॉर्प्शन कम होती जाएगी। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है, उसके ऊपर जितनी सरफेस है अगर उसके ऊपर मॉलिक्यूल चिपकते जाएंगे, जितना ज़्यादा टाइम बढ़ता जाएगा उतने उसमें एड्जॉर्प्शन जो होगी वो कम होती जाएगी। इसके साथ अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के साथ साथ में एड्जॉर्प्शन जो होगी वो कम होती जाएगी। तो ये जो है एब्जॉर्प्शन है तो इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट, इट अकर एट यूनिफॉर्म रेट। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें एब्जॉर्प्शन की तो वाटर प्लस सिलिका जेल, तो यहाँ पे क्या करेगा सिलिका जेल अपनी सरफेस के ऊपर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, किसके ऊपर, अपनी सरफेस के ऊपर इसको आहिस्ता आहिस्ता चिपकाएगा पानी को। तो ये एग्जाम्पल थी किसकी पास, हमारे पास एब्जॉर्प्शन की। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, वाटर प्लस एनहाइड्रस CaCl2, यहाँ पे क्या होगा, ये जो CaCl2 है ये हाइड्रस कंडीशन में चेंज हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर देगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देगा। तो ये चेंज होगा हाइड्रस कंडीशन में, ये बनाएगा CaCl2 और 6 टाइम्स बनाएगा वाटर। तो ये एग्जांपल थे किसकी, एब्जॉर्प्शन की। ये वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे बिल्कुल एब्जॉर्ब कर देगा और हाइड्रस कंडीशन में जब चेंज होगा ये बनाएगा CaCl2 6 टाइम्स वाटर। तो यहाँ पे था वाटर प्लस सिलिका जेल, मीन्स कि सिलिका जेल अपने सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स को आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और मॉइस्चर वहाँ पे कम होता जाएगा। तो ये था हमारे पास एड्जॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। पहले हमने एड्जॉर्प्शन देखा क्या है, कैसे होता है, वो फिनोमेना कैसे चला एड्जॉर्प्शन, फिर मैंने डिफरेंसेस भी बताया आपने एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में क्या क्या मेन डिफरेंसेस है। पहले मैंने बताया कोई सरफेस है, अगर वाटर मॉलिक्यूल इसके सरफेस के ऊपर चिपक रहे हैं तो वो एब्जॉर्प्शन हो गया। तो एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर भी होंगे और सरफेस के ऊपर भी होंगे, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये सरफेस फिनोमेना है, कि सरफेस के ऊपर चिपक रहे हैं, ये बल्क फिनोमेना है, मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है मॉलिक्यूल्स अंदर भी और उसके सरफेस के ऊपर, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम के साथ साथ में एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होती जाती है टाइम के साथ साथ में। तो इट अकर्स, ये जो है ये यूनिफॉर्म चलता रहता है, यूनिफॉर्म रेट से चलेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको दी एब्जॉर्प्शन के केस में वाटर प्लस सिलिका जेल, यहाँ पे दिया वाटर प्लस एनहाइड्रस CaCl2। यहाँ पे होगा क्या, एनहाइड्रस जो है वो हाइड्रस कंडीशन में जब चेंज होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर देगा, वहाँ पे बनेगा आपको CaCl2 प्लस 6 टाइम्स वाटर। तो ये था एब्जॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। अब हम एब्जॉर्प्शन को देखेंगे। अब हमने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन डिफरेंसेस देखे। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन है। अब हम एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन होता क्या है। अब हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन के दो कंपोनेंट हैं। इसके दो कंपोनेंट है, एक हो गया एड्जॉर्बेट और दूसरा है इसका एड्जॉर्बेंट। एब्जॉर्प्शन के हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक हो गया एड्जॉर्बेट, एक हो गया एब्जॉर्बेंट। मीन्स कि अगर ये मेरे पास सरफेस है, ये जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होगा जो सरफेस के अंदर होगा, तो इसको हम इस सब एरिया को एब्जॉर्बेंट बोलते हैं, जहाँ एब्जॉर्प्शन होती है वाटर मॉलिक्यूल, और जो एब्जॉर्ब होता है सरफेस के ऊपर। मीन्स यहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आए तो यहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, तो इसको हम एब्जॉर्बेट बोलते हैं।
फिर से देखना, एब्जॉर्प्शन दो कंपोनेंट है, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेट किसको बोलेंगे? जो एब्जॉर्ब होगा इनसाइड, अंदर जो ये सरफेस है यहाँ पे, इसको हम एब्जॉर्बेंट बोलते हैं। तो एब्जॉर्बेट क्या होता है? जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर चिपकेगा उसको हम एब्जॉर्बेट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट। उसके बाद अगर हम देखेंगे, हम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखेंगे, जिसको हम x बाय एम से डिनोट करते हैं। x बाय एम को डिफाइन कैसे करेंगे हम? ये जो एक्सटेंट है, एब्जॉर्प्शन है, x बाय एम से हम डिनोट करते हैं। इसको एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो x क्या है? x इज इक्वल टू हमारे पास अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट है, तो m क्या है? अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट। अगर हम x को इंक्रीज कर रहा हूं मैं, अगर मैं x को बढ़ा रहा हूं, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट हमारे पास बढ़ रहे हैं, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है, इसका मतलब x बाय एम की वैल्यू जो है वो भी बढ़ेगी। जब x बढ़ रहा है, एब्जॉर्बेट बढ़ रहा है, एब्जॉर्बेशन हो रही है ज़्यादा, एब्जॉर्बेशन ज़्यादा हो रही है सरफेस के ऊपर, तो दैट मीन्स एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगी? वो बढ़ेगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। तो दैट मीन्स एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज। इसको एरो जो है, इसका ये मतलब है यहाँ पे इंक्रीज हो रही, मीन्स एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? इसको हम लिखते हैं x बाय एम। x क्या है? अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट, और m को हम मान के चलते हैं अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट। अगर x बढ़ गया, दैट मीन्स x बाय m जो है हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो भी बढ़ेगा। दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पास बढ़ जाएगा। तो ये था हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग किसको? एब्जॉर्प्शन को। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से हमारे पास फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं किसको? एब्जॉर्प्शन को। तो नंबर 1 है हमारे पास नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेट का नेचर कैसा होना चाहिए? मीन्स कि हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस जो है, कौन सी? हाइड्रोजन गैस इज मोर एब्जॉर्बेट, इज मोर एब्जॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनियम, ऑन द सरफेस ऑफ ऑन द प्लेटिनियम सरफेस देन ऑन द आयरन। मीन्स इसका नेचर पे डिपेंड करता है। एब्जॉर्बेट जो हमारे पास है उसका हमारे पास उसके नेचर पे डिपेंड करता है किसके ऊपर वो एब्जॉर्प्शन शो करे, एब्जॉर्ब शो करे। मीन जैसे हाइड्रोजन गैस है, ये ज़्यादा एब्जॉर्बेट किसके दिखाता है? प्लेटिनियम के सरफेस से, देन ऑन द सरफेस ऑफ आयरन या कॉपर। इनके ऊपर नहीं करता है एब्जॉर्बेट, ये करता है किसके ऊपर? प्लेटिनियम के ऊपर। कौन सा? ये नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट पे भी डिपेंड करता है। तो उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है वो फैक्टर कौन सा है? वो है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट मीन्स कि एब्जॉर्बेंट, अब जो हमारे पास दो कंपोनेंट थे, एक एब्जॉर्बेंट था, एक एब्जॉर्बेंट। अब हमने यहाँ पे एब्जॉर्बेंट को भी देखना है, एब्जॉर्बेंट का नेचर हमारे पास कैसे होना चाहिए। तो एक्टिवेटेड चारकोल जो हमारे पास है विल एब्जॉर्ब मोर SO2 देन O2। तो हम लिख सकते हैं एक्टिवेटेड चारकोल विल एब्जॉर्ब more SO2
देन O2। मीन्स कि एब्जॉर्बेंट नेचर पे भी डिपेंड करता है। कौन एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन वो एब्जॉर्बेंट पे भी डिपेंड करता है, उसके नेचर पे। एब्जॉर्बेंट का नेचर कैसा है? मीन्स कि जो हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल है वो क्या हमारे पास वो एब्जॉर्बेंट है। वो क्या करता है, वो जो एब्जॉर्ब करता है कौन सी गैस, वो ज़्यादा गैसेस कौन सी SO2 को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है देन O2 से। तो तीसरा जो है, तीसरा फैक्टर हमारे पास है वो हमारे पास है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सिंपल है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, मीन्स कि अगर सरफेस एरिया हमारे पास बढ़ जाएगा, दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगी, एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगी। तो हमारे पास अगर हम लिखेंगे कैटालिस्ट इन पाउडर्ड फॉर्म, कैटालिस्ट अगर पाउडर्ड फॉर्म होगा और बेटर एब्जॉर्बर, तो हम इसको लिख सकते हैं कैटालिस्ट इन पाउडर्ड फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म और बेटर एब्जॉर्बर। ये था सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। मीन्स कि अगर कैटालिस्ट हम लेंगे, अगर पाउडर्ड फॉर्म में लेंगे, पाउडर्ड फॉर्म में उससे क्या होगा, पाउडर्ड फॉर्म में उसका सरफेस बढ़ जाएगा, और जितना ही सरफेस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा उस पर एब्जॉर्प्शन होगी। तो ये था एक हमारे पास सरफेस एरिया। और उसके बाद जो है हमारे पास है चौथा पॉइंट जो है वो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस है, ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस क्या बताता है, गैसेस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, मीन्स गैसेस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, गैसेस हैविंग हायर क्रिटिकल टेम्परेचर will be absorbed more। तो वहां पे क्या होगी, जितनी जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में, गैसेस का जितना भी क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी वहां पे। मीन्स के अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर को देखेंगे वो किसके इक्वल होता है, 8A/27 RB। ये हमने वंडरवाल से पढ़ा है। क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, 8A/27 RB। ए एंड बी क्या है, ये वंडरवाल कांस्टेंट है। ए क्या है यहाँ पे, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगी, जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में तो वहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। ए और बी क्या है, वंडरवाल कांस्टेंट है। ए क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ए किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगी तो यहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्प्शन क्या होगी, वो हमारे पास ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास प्रेशर है, और उसके बाद 6th पॉइंट जो है वो हमारे पास टेम्परेचर है। तो इनको मैं प्रेशर और टेम्परेचर को इस टॉपिक के बाद मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। थर्मोडायनेमिक्स एब्जॉर्प्शन की क्या है, तो उसके बाद हम प्रेशर और टेम्परेचर को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो ये थे हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग किसको, एब्जॉर्प्शन को। नंबर 1, एब्जॉर्बेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, एब्जॉर्बेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे करता है। किसके थे ये, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। तो अब मैं देखूंगा थर्मोडायनेमिक्स क्या है इसकी एब्जॉर्प्शन की। तो यहां पे लिखूंगा मैं थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो पहला पॉइंट है हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस।
एड्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या है यहाँ पे, मीन्स की जो खुद ब खुद चले, जहाँ पे किसी एक्सटर्नल एजेंसी का काम नहीं है या कोई फोर्स नहीं हमने लगानी है, तो हम यहाँ कह सकते हैं एड्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस। मीन्स ये खुद ब खुद चलती है, यहाँ पे किसी एक्सटर्नल एजेंसी या फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है हमें लगाने की, तो हम लिखते हैं एड्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। जिसके लिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमारे पास डेल्टा जी क्या होता है, वो हमारे पास नेगेटिव होता है। तो उसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट इसको लिख सकते हैं, ड्यू टू एड्जॉर्प्शन, ड्यू टू एड्जॉर्प्शन, अगर एड्जॉर्प्शन होगी तो हमारे पास जो एंट्रोपी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। वो कैसे, अगर ये मेरे पास कोई सरफेस है, ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और होता क्या है, जब एड्जॉर्प्शन होगी, जब एड्जॉर्प्शन होगी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सरफेस के ऊपर चिपक जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स, ये मैंने पहले सरफेस ही, ये मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास, ठीक है, ये फ्रीली मूव कर रहे थे। जब यहाँ पे मैंने लिखा ड्यू टू एड्जॉर्प्शन, जब यहाँ पे एड्जॉर्प्शन होगी, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसकी सरफेस के ऊपर चिपक जाएंगे। तो उससे क्या होगी, यहाँ पे रैंडमनेस क्या होगा, रैंडमनेस कम हो जाएगी, क्योंकि ये रैंडम में मूव कर रहे थे बाहर फ्री स्पेस से। तो जब ये चिपक जाएंगे तो रैंडमनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। दैट मीन डिसऑर्डर भी डिक्रीज होगा, और डिसऑर्डर डिक्रीज होगा। अगर डिसऑर्डर डिक्रीज होगा, रैंडमनेस डिक्रीज होगी, तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी, एंट्रोपी भी यहाँ पे डिक्रीज होगी, क्योंकि एंट्रोपी डिपेंड ही करती है डिसऑर्डर पे। जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास एंट्रोपी होगी। तो एंट्रोपी यहाँ पे डिसऑर्डर कम हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल चिपक रहे हैं। जब मॉलिक्यूल चिपक रहे हैं, रैंडमनेस कम हो रहा है, दैट मीन डिसऑर्डर भी हमारे पास कम हो जाएगा। अगर डिसऑर्डर हमारे पास कम है तो एंट्रोपी भी वहाँ पे क्या हो जाएगी, एंट्रोपी भी कम हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वो हमारे पास नेगेटिव होगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन थी जो हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ये हमने थर्मोडायनामिक्स में रिलेशन पढ़ी थी। तो यहाँ अगर हम डेल्टा एच की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा एच हमारे पास क्या आएगा, तो डेल्टा एच आएगा डेल्टा जी प्लस टी डेल एस। तो ये वैल्यू निकल गई हमारे पास रिलेशन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब एड्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है उसके लिए डेल्टा जी क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा जी क्या हमारे पास नेगेटिव है। अगर मैंने बताया एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। अगर ये दोनों नेगेटिव हो गए, डेल्टा जी भी डेल्टा, तो हम लिख सकते हैं डेट मीन्स डेल्टा एच क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। तो ये प्रोसेस जो होगा ये क्या होगा, तो हम इस प्रोसेस को लिख सकते हैं। तो एड्जॉर्प्शन क्या होगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, JEE मैथ्स में ये क्वेश्चन आया था। वहाँ पे पूछा था उन्होंने कि एड्जॉर्प्शन जो है, एड्जॉर्प्शन जो हमारे पास वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला, अगर डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, और एंट्रोपी भी यहाँ कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मीन्स माइनस नेगेटिव है। तो इसका मतलब डेल्टा एच जो हमारे पास वो भी नेगेटिव होगा। तो एड्जॉर्प्शन क्या होगी यहाँ पे, एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे ये हमने पढ़ा हम आज थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो इसमें हमने देखा एड्जॉर्प्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी उसके लिए नेगेटिव है, और ड्यू टू एड्जॉर्प्शन क्या होगा, हमारे पास ये अगर सरफेस है, ये मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे हैं, रैंडम में है, बाहर डिसऑर्डर है इनका। तो जब एड्जॉर्प्शन होगी, एड्जॉर्प्शन के से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो यहाँ पे, ये यहाँ पे चिपकना शुरू हो जाएंगे, इसकी सरफेस के ऊपर कि चिपकना शुरू हो जाएगी। जब चिपकना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगी,
ये सारे मालिक्यूल्स आके यहाँ पे चिपक जाएंगे, यहाँ पे रैंडमनेस कम हो जाएगी, और रैंडमनेस अगर कम, उसी को हम डिसऑर्डर भी कहते हैं। डिसऑर्डर ये ऑर्डर में नहीं थे, डिसऑर्डर में थे, डिसऑर्डर भी डिक्रीज हो गया यहाँ पे, और इसका मतलब एंट्रोपी भी डिक्रीज हो, क्योंकि एंट्रोपी जो है ये डिपेंड करती है डिसऑर्डर पे, रैंडमनेस पे डिपेंड करती है या डिसऑर्डर पे डिपेंड करती है। जब एंट्रोपी ही, जब डिसऑर्डर ही हमारे पास कम होगी, दैट मीन नेचुरल है, एंट्रोपी भी कम होगी, तो हमारे पास एक रिलेशन थी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। तो डेल्टा जी हमने देखा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए नेगेटिव है, तो टी डेल एस, ये डेल्टा एस जो हमारे पास एंट्रोपी था वो भी हमारे पास नेगेटिव आया, तो रिलेशन हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल एस। तो डेल्टा जी नेगेटिव तो डेल्टा एस भी नेगेटिव, तो हम लिख सकते हैं इसके दिस मीन्स डेल्टा एच भी हमारे पास नेगेटिव होगा। डेल्टा एच के नेगेटिव होने से हम इसको लिख सकते हैं एड्जॉर्प्शन जो है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक जो मैं सरफेस केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो आज हमने इसको डिस्कस किया, कल हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आगे जो इसकी टाइप्स है हमारे पास, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।